नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा के बारे में। आज के दिन ये शेयर ऑलमोस्ट 8% डाउन हो गया। आज के दिन ये क्लोज हुआ फॉर अबाउट एट द लेवल्स ऑफ 761 रुपीज। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर शेयर है जो कि ऑलमोस्ट एक साल ले लेता है अपने एक अच्छे मोमेंटम को गेन करने के लिए। आज से लगभग एक साल पहले यही शेयर 700, 750, पौने 800 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। धीरे 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 वो बढ़ता है और अपने 52 वीक हाई यानी कि ऑलमोस्ट 1060 रुपीज़ को वो टच करता है। एंड देन विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 1 मंथ इट कम्स डाउन लाइक एनीथिंग, मतलब रोके नहीं रुका। और आज वो दिन था, आज इस साल की 52 वीक हाई की तो लगभग 300 रुपये नीचे आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन से? क्या कंपनी खराब है? नहीं, कंपनी तो खराब नहीं है। क्या कंपनी ग्रो नहीं कर रही? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। 2017 में इसी कंपनी का रेवेन्यू 14,909 करोड़ रुपए था। वही चीज़ 5 साल के अंदर अंदर बढ़ते बढ़ते 24,774 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रॉफिट्स की अगर दोस्तों हम बात करें तो वो भी 2017 में 2,296 करोड़ से बढ़कर 2021 में तो मैसिव 5,389 करोड़ तक पहुंच गए। पिछले एक साल के अंदर अंदर 2020 से 2021 को अगर आप कंपेयर करें तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। लेकिन एक तरफ जहां इंडस्ट्री का पी एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 40 पे ट्रेड कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर इट इज ट्रेडिंग बिलो 10। क्या रीजन है? क्यों गिरा आज ये? क्या हुआ इसके साथ? सब कुछ बात करेंगे इसके ऊपर इन डिटेल और चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या गलती हुई और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इनटू एनी ऑफ द कंपनी। चिंता का रीज़न नंबर 1, सबसे पहले दिसंबर 2020 में यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो थी 51.94%। वही चीज़ धीरे धीरे अब 0.10% कम कर दी गई है और प्रमोटर की होल्डिंग जून 2021 में 51.83% आ गई है। अब आप बोलेंगे जी ये तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। लेकिन फ़र्क किस चीज़ में? फ़र्क इस चीज़ में है कि दिसंबर 2020 में जो इनके प्लेज्ड नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 9.27% थे। जून 2021 तक वही चीज़ बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। नाउ इट इज़ एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 20.66%। काफ़ी मैसिव। चिंता का विषय नंबर 2, अभी तक हमने क्या देखा है कि बहुत सारे जो रिजल्ट्स आए थे इस पूरे पीरियड के दौरान, पिछले 2 महीने में जो आपको देखने को मिले हैं, पोस्ट वी हैव कंप्लीटेड जून 30 का डेट जो पार हुआ उसके बाद से अभी तक हो क्या रहा था पिछले 1.5 महीने में कि भाई आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे तो सिर्फ ये कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि पहली कोरोना की वेव लास्ट ईयर आई थी। उस टाइम पे कंप्लीट कोलैप्स हो गया था इकॉनमी, तो उसके मुकाबले में हर कंपनी ने वाई ऑन वाई लेवल्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वही चीज़ अगर हम क्यू ऑन क्यू लेवल्स पे देख रहे थे तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। एक्सेप्शनली दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जहां पे वाई ऑन वाई लेवल्स एंड एज वेल एज क्यू ऑन क्यू लेवल्स, दोनों ही लेवल्स में इस कंपनी ने, चाहे आप बात करें कंसोलिडेटेड लेवल्स पे, चाहे आप बात कर लीजिए स्टैंड अलोन लेवल्स पे, इन पे दोनों पे ही ये कंपनी अच्छा सा काम नहीं कर पाई। इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये बात साफ हो गई। रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं जो कल ही डिक्लेयर हुए हैं, और उसमें बहुत बड़ा एक रीज़न ये जानने को आ रहा है जो कि हमें बाकी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखने को मिला कि जी यूएस में और बाकी मार्केट्स में सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा। आपकी बार लोगों ने एट टाइम्स जितने भी डीलर्स मार्केट में अवेलेबल उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक करके रखी हुई चीज़ें, जिसकी वजह से ना तो उनका रेवेन्यू एट पार निकल कर आया और साथ ही साथ जिन्होंने खरीदा भी तो यहाँ पे इनको कॉस्टिंग में भी उस चीज़ का प्रभाव, उसका प्रेशर लगातार देखने को मिला है। उतना अच्छा मार्जिन ये लोग नहीं निकाल पाए हैं। एंड दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड विद मेनी कंपनीज। एलेंबिक फार्मा भी उसी में से एक है। डॉक्टर रेड्डीज बहुत बड़ा नाम था जो कि उन्हीं में से शुमार था, और अब औरोबिंदो फार्मा ये उनसे भी एक लेवल आगे चला गया। इसके अलावा अनदर मेजर कंसर्न विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइट नाउ इज, आप अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है विच इज सपोजिडली इम्पैक्टिंग द ओवरऑल ट्रेडिंग का प्राइस जो भी चल रहा हो उस टाइम पे, देन इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन टाइमली पब्लिक हो ताकि अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स अपने हिसाब से अपना एक्ट कर पाएं। प्रॉब्लम हैपन्स जब मैनेजमेंट को चीज़ें पता होती हैं बट वो बहुत ज़्यादा जब डिले कर देते हैं उनको बाहर निकालने में,
तब तक कि बीच के जो ऑपरेटर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, वो उसका पूरा भरपूर फ़ायदा लेके बाहर हो जाते हैं और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। यहाँ पे आज के कॉन कॉल में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा आज जो आपको प्रेशर देखने को मिला है इस शेयर पे, वो बहुत बड़ा एक कारण है इसका। यूएस एफडीए की एक मोटी खासी फेज़ 1 की इंस्पेक्शन उनके ऊपर चल रही थी, जो कि आज के कॉन कॉल में ये बात पता चली है कि जी वो आज ख़त्म हुई है। अब ऐसे में ये वाली इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई ही नहीं कि इंस्पेक्शन हो रही है इतने बड़े लेवल पे, क्या मसला है, क्या कुछ है, वो जानने को मिला ही नहीं। तो यहाँ पे जो लोग बीच में ऑपरेटर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल होती है। दूसरी ओर यहाँ पे जो इनके ऑडिट भी जो चल रहा है उसमें भी 7 ऐसी ऑब्जर्वेशंस निकाली गई हैं जो कि अभी पेंडिंग है और जिनके जवाब और उनकी क्लैरिफिकेशन अभी देना बाकी है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपको पता चलेंगी किसी भी कंपनी को लेके, तो डेफिनेटली आपका उस कंपनी से भरोसा उठना ऑलमोस्ट लाजमी हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे वो कंपनी कितने ही मेगा मिलियन और कितने ही करोड़ों में रेवेन्यू बुक कर रही हो, चाहे वो कितने ही करोड़ों का प्रॉफिट बुक कर रही हो, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी इंसान ने यहाँ पे शेयर खरीदा, लेट्स सपोज एट द लेवल्स ऑफ 1050, सोचिए उस बेचारे का आज की डेट में क्या हाल हो रहा होगा कि वो ये उम्मीद करके चल रहा होगा कि जी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, और अचानक से धीरे धीरे करते करते एक डिजास्टर आता है और उसकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 30% डाउन हो जाती है। व्हाट शुड बी डन इन दैट केस? हियर कम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। क्यों मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपको कुछ भी करके अपनी पोजीशन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डू नॉट रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर कंपनी, इररिस्पेक्टिव वो कंपनी दुनिया की ही नंबर 1 कंपनी क्यों ना हो। दैट्स द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता होगा कि उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है जब तक कि कोई अंदर बैठा हुआ इंसान हमें नहीं बताता। इन सच अ केस इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू कीप योर पोजीशन एंड योर होल्डिंग डाइवर्सिफाइड, ताकि यहाँ के अगर लॉस होते हैं तो दूसरी जगह पे आप लिमिट करके कहीं और मुनाफा कमा के एटलीस्ट एट पार हो जाएं। तो मेक श्योर कि आप अपनी पोजीशन को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए, किसी एक कंपनी पे जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। बात आती है दोस्तों औरोबिंदो फार्मा की। अब ऐसे मोमेंट पे क्या किया जाए? वो जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और वो जो कि एक नई पोजीशन के लिए अपनी एंट्री लेने के एक्सपेक्टेशन लेके बैठे, व्हाट शुड बी डन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? नंबर 1 थिंग, अपनी पोजीशन को जब भी खेलें और कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। वो पक्का इंश्योर करके ही चलिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी नीड टू प्ले विद द स्टॉप लॉस, ठीक है। नंबर 2, अब यहाँ पे जो बाइंग का लेवल जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अच्छा सा दिख रहा है, जिसको आपको भी अपनी कंसिडरेशन में रखना चाहिए, वो एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 700 to 720 है। आपको ये लेवल देखना है कि ये इससे ब्रीच ना करे। इससे ब्रीच करता है तो आपको डेफिनेटली अभी भी हाथ नहीं डालना है। आपको अगर बाय करना भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको 780 से ऊपर बाय करें, 780 से 800। अगर ये इससे ऊपर जाता है तब जाके आप एक अच्छे सेफ कॉर्नर में बैठे रहेंगे, क्योंकि एक बाइंग का मोमेंटम वापस से चालू हो जाएगा। नीचे गिरते हुए स्तर पे अगर आप खरीदते हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि अब यहाँ से वापसी कब होने लाजमी होती है। दूसरी ओर वो लोग जो कि ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टेड है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, मैं उन्हें सलाह नहीं दूंगा टू कॉस्ट एवरेज। कॉस्ट एवरेज ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसी में करेंगे तो प्रभाव उल्टे भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे वाले केस में बेटर टू गो हेड एंड कॉस्ट एवरेज इनटू सम अदर कंपनी। अगर एक जगह पे फार्मा पे इन्वेस्टेड है तो गो फॉर आईटी, थोड़ा आईटी का किसी एक अच्छे स्टॉक को पकड़िए। अगर वहाँ पे भी इन्वेस्टेड है, गो फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पे भी 2-3 बहुत अच्छे कमाल के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे वाले केस में आप अपनी पोजीशन को थोड़ा बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड कर पाएंगे। बहरहाल आपको अभी भी होल्ड करने ही की सलाह है, यहाँ से निकलने का ज़्यादा टेंशन मत कीजिएगा। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है और जो यूएस एफडीए का इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इनकी 1-2 अप्रूवल्स हैं जो कि अभी पेंडिंग चल रही हैं, जो कि फेज़ 1 फेज़ 2 में अभी भी उनकी अप्रूवल्स पेंडिंग है। जिस टाइम जैसे ही उनका अनाउंसमेंट आएगा, यहाँ से ये शेयर थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे वाले केस में उन अप्रूवल्स के पास होने का वेट कीजिए और तब तक यहाँ पे इत्मीनान से होल्ड कीजिए और अपनी पोजीशन को किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो औरोबिंदो फार्मा के लेटेस्ट स्टॉक अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इसमें दी गई सारी जानकारी और सारे सुझाव आपके काम आए और आप इससे एक महत्वपूर्ण अच्छे स्तर पे पहुंच पाएं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।